दोस्तों, द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार। आप यूँ मानिए कि आई एम राइटिंग ए बुक ऑन शेयर मार्केट। बस इतना है कि उसके हर चैप्टर को जो भी मैं बोलता हूँ वो एक चैप्टर है अपने आप में। उस चैप्टर को मैं हाथों हाथ रिलीज कर देता हूँ, क्योंकि आपको लाभ हाथों हाथ मिले उसको। आज मान लीजिए किताब मेरी 2 साल में पूरी हो, 1.5 साल में पूरी हो, साल भर में हो, और मैं कई वॉल्यूम बढ़ाऊंगा इस किताब के, तो सवाल ये है कि आप उस किताब का जो लिखी जा रही है, मतलब हाथों हाथ बेनिफिट लेते जाइए। मेरा उद्देश्य कोई मेंबर बढ़ा के पैसे कमाना नहीं है, कतई ना। मैं कोई मेंबर बनाऊंगा, जिसको जो लेना है देखना है देखे, नहीं देखना मत देखे। ना मैं कोई रिकमेंड करूंगा शेयर। हम जो कुछ कर रहे हैं ट्रेनिंग और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। जो काम देश की वित्तीय संस्थाओं को करना चाहिए, ब्रोकरेज फर्मों को करना चाहिए, सिक्योरिटीज कंपनी को करना चाहिए, जगह जगह ट्रेनिंग देनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, ताकि इक्विटी के बारे में, शेयर बाजार के बारे में जो भ्रम है कि साहब ये सट्टा है, जुआ है, वो दूर होगा। वो काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब सवाल ये है कि मेरे इस वीडियो को तो जितने आदमी देखेंगे उनको तो ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन उन आदमियों की भी ड्यूटी है कि वो आदमी भी आगे लोगों को बताएं, समझाएं कि भाई ऐसी बात है। और सट्टा है भी, सट्टा होता ही है ना। F&O के अंदर फ्यूचर ऑप्शन ये सट्टा ही है, और क्या है, नाम ही स्पेकुलेशन है वो। मतलब गवर्नमेंट ने भी उसको क्लासीफाई कर रखा है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़। उस पर इनकम टैक्स की रेट अलग है। 30% टैक्स इज लेविड अपॉन दैट स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, अर्निंग फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। दिस कम्स इन द कैटेगरी। इन्वेस्टमेंट से जो पैसा कमाया जाता है उस पर अलग रेट्स हैं। उसके 2 क्लासिफिकेशन है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो ऐसी सूरत में अब सबसे बड़ा, चलो खैर ये बात तो हो गई है। आज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो जो सबसे अहम प्रश्न हर आदमी के ऊपर है, और हर इन्वेस्टर पे सोचता है कि मेरे पे एक नंगी तलवार लटक रही है, उस भय को मैं दूर करना चाहता हूँ। लेकिन दूर करने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं आग में कूद पड़े। आप चाहे जो निर्णय ले जाएं, ऐसा नहीं। निर्णय हमेशा बहुत बड़ी स्टडी के बाद लेवें, बहुत सोच समझ के लेवें। ऐसा नहीं किसी ने किसी शेयर का नाम ले दिया, मैं तो कोई शेयर का नाम ले ही नहीं रहा हूँ अभी। किसी ने कोई शेयर का नाम ले दिया, खट नाम लेते आपने खरीद लिया, उसकी बात भी नहीं सुननी पड़ी, उससे पहले खरीद डाला, ये बात करें। उसमें मारे जाने के, नुकसान की संभावनाएं बहुत होती हैं। तो खैर अब चलते हैं कि आज का विषय ये होगा जिस पे हमें चर्चा करेंगे कि शेयर बाजार में क्या गिरावट आ जाएगी, क्या शेयर बाजार में ये जो तेज़ी है नकली तेज़ी है, ये स्पेकुलेटिव तेज़ी है, तो उस पर विचार करें। तो देखिए, इस संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने छांटे हैं वो एक तो इंटरेस्ट रेट है, दूसरा इन्फ्लेशन है, तीसरा टैक्स बायोएंसी है, चौथा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, पांचवा इंफ्रा स्पेंडिंग है, और छठा कारण है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और एक सातवां कारण और मांग लीजिए, जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या जियो पॉलिटिकल पीस, वो और मान लीजिए। तो इतने पॉइंट, 7 पॉइंट बताएं दोस्तों मैंने। अब मैं एक एक पॉइंट का स्टेप करता हूँ। इंटरेस्ट की रेटें देखिए, जो भारत में, जो अमेरिका में भी घटने वाली है, कम होने जा रही है। 20 सितंबर को मैं समझता हूँ 99% चांसेज हैं कि वो घटेंगी। अब वो कितनी घटेंगी, उस पर बाजार में स्पेकुलेशन है, चर्चाएं चल रही हैं, डिबेट चल रही है, वो होती रहेगी, कोई खास बात नहीं। लेकिन जो डिसीजन वही काम आएगा जो यूएस की MPC कमेटी कर। नंबर 2 बात, भारत में भी जो बढ़ी हुई रेटें हैं ये भी पहले की घटी हुई रेटों के बराबर है। मोदी जी का जो शासन आया उससे पहले जो घटी हुई रेट होती थी ना, घटी हुई रेट होती थी ना, उसके समान तो ये बढ़ी हुई रेटें हैं। मतलब तो रेटें ज़्यादा नहीं है, ये भी घटें, क्योंकि इन्फ्लेशन 3.56 आया CPI पिछले महीने। तो इसलिए देर आर वेरी ब्राइट चांसेस दैट द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाई MPC इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द RBI। नंबर 2 बात चलते हैं, टैक्स बायोएंसी। इनकम डायरेक्ट टैक्स और GST, ये 2 टैक्स मेन टैक्स हैं आज की तारीख।
और एक एक्साइज भी है, क्योंकि पेट्रोलियम पर, शराब पर एक्साइज है। ये तीनों ही टैक्स जो है ज़बरदस्त प्राप्त हो रहे हैं सरकार। और विंडफॉल टैक्स भी लगा दिया सरकार ने, तो वो भी आता ही है मतलब। तो चलो उसको तो आप जो मानो को उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि पहले ये टैक्स था नहीं, और वो टैक्स तो बढ़ता नहीं, गिर ही रहा है, चूँकि क्रूड की प्राइसेज गिर गई है। लेकिन मेनली जो जीएसटी है वो हिस्टोरिकली बढ़ बढ़ के आ रही है। तो ये दिखाती है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और बढ़ा हुआ प्रोडक्शन बाजार में खप भी रहा है। वरना तो प्रोडक्शन होगा ही काहे को, अगर आगे खपत नहीं दिखेगी तो कोई आदमी काहे को प्रोड्यूस करेगा। तो टैक्स बायोएंसी इस बात का स्ट्रॉन्ग है कि इकोनॉमी इज साउंड, देयर इज ए डिमांड, देयर इज ए बायोएंसी इन इकोनॉमी। चौथा पॉइंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की नीतियां उद्योग व्यापार के क्षेत्र के लिए फेवरेबल आ रही। पीएलआई स्कीम है, पीएलआई स्कीम बहुत शानदार स्कीम है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इससे मैं समझता हूं, जो मेरा निजी आकलन है, अभी सही होगा गलत होगा मैं नहीं कह सकता, कम से कम 2% जीडीपी बढ़ जाएगी जब पीएलआई स्कीम के सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। और मोदी जी का भी जो वादा था सन 13-14 में सरकार में आने से पहले कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रिवाइवल करेंगे, वो वादा पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर से कैपिटल गुड्स में भी तेज़ी इसीलिए है कि ये प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उनकी डिमांड है, और प्रोजेक्ट और लगेंगे, ग्रीन हाइड्रो के प्रोजेक्ट लगेंगे, अल्टरनेट एनर्जी के और प्रोजेक्ट लगेंगे। तो इस तरह से, और एक ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोजेक्ट लगे हैं और लगे जाएंगे, है ना, और पीएलआई स्कीम के प्रोजेक्ट लगेंगे, वो करीब करीब हर सेक्टर में। तो इससे भी इकोनॉमी में बायोएंसी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बायोएंसी है, कैपिटल गुड्स बायोएंसी, और ये भी कोई ख़त्म होने वाली नहीं है, साल 2 साल ख़त्म होने वाली नहीं। इंफ्रा स्पेंडिंग, 10.5 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रा स्पेंडिंग का बजट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो पहले तो मोदी जी के जब आए थे उस समय 4.5 लाख का ही बजट था, 4 का ही था शायद, 4 लाख करोड़ का बजट था। उससे करीब करीब 2.5 गुना से भी ज़्यादा बजट इंफ्रा स्पेंडिंग पर गवर्नमेंट कर रही है। और पी प्रोजेक्ट्स को अगर लगा दिया जाए को, और अगर उसका पैसा जोड़ा जाए तो ये कोई 2-3 लाख करोड़ रुपए साल का और हो जाता है, मतलब, क्योंकि जितने रोड प्रोजेक्ट हैं वो सब पी मोड पर लगते हैं। तो इस तरह से इंफ्रा स्पेंडिंग भी शानदार है, और इसका बेनिफिट इंफ्रा जो सीमेंट है, स्टील है, ख़ास तौर से लॉजिस्टिक सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, ट्रक्स हैं, कैरियर्स हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनाने वाले हैं, उन सबको होता ही है बेनिफिट। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इंफ्रा की सबसे खास बात यह एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट देने वाली 2 सेक्टर सबसे ज़्यादा, एक तो ऑटोमोबाइल और एक इंफ्रा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देश में नई सरकार बन चुकी है और एनडीए को करीब करीब पूर्ण बहुमत, शानदार बहुमत है, 295-96 सीटें हैं। तो ऐसी सूरत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, जो घटक दल हैं वो कहीं जाने वाले नहीं। तो इसलिए ये सरकार चलेगी, सरकार मजबूत है और सरकार डिसीजन लेने की पोजीशन में। जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब दूसरा प्लस पॉइंट ये और होने जा रहा है कि आप देखिए कि हमास का और इजराइल का समझौता करीब करीब 2-4-5 दिन में हो जाना चाहिए, जैसे आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये एक टेबल पर बैठ चुके हैं करीब करीब, और अमेरिका से भी कोई एनवॉय आए हैं इस बात का समझौता करवाने के लिए, और पहले सब बातचीत हो चुकी होती है, खाली एक फॉर्मल बात ही है, तो हो जाएगा। क्योंकि हमास जो है, जैसे इजराइल ने हमास के 3 लीडर्स को मार दिया, दूसरे देशों में छुपे हुए थे, वहाँ अंदर से अंदर घुस के मारा हवाई जहाज से, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद हमास की और कमर टूट गई है और ये कंप्लीट हो जाएगा, तो लड़ाई ख़त्म। दूसरी बात है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, ये वार भी मैं समझता हूँ करीब 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 ख़त्म सी है। क्यों? रशिया का जो एस्टिमेट था कि भाई मैं कुछ घंटों में या कुछ दिनों के अंदर यूक्रेन को कब्जा लूँगा, वो फेल हो रहा है।
वो सक्सेस नहीं है। मतलब रशिया का आकलन गलत गया। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की मदद यूक्रेन को और यूक्रेनी आर्मी का डेडिकेशन वार के प्रति, उसने यूक्रेन को भारी कर दिया। और ये पोजीशन है कि यूक्रेनी सेना अंदर घुस के मार रही है रशियन आर्मी को, पेड़ों के बांध दिया है रशियंस को। 1100 किलोमीटर रशिया के अंदर घुस के एरिया पे कब्जा कर लिया है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये अब मोदी जी जो गए हैं, पहले तो रशिया गए थे, तो निश्चित रूप से वहाँ को इनको बातचीत हुई है कि रशिया में कहा होगा पुनीत साहब ने कि भाई हम तो फंस गए यार, थोड़ा सा डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरकीब से कहा होगा, कुछ मौका देख करके बैठे होंगे चाय पानी पे, थोड़ा सा इस वार को समाप्त करवा दीजिए, ठीक है जो कुछ होना था हो गया, लेकिन हमारा अपर हैंड रहना चाहिए। तो कोई न कोई फॉर्मूला ढूंढ लिया होगा अंदर जो डिक्लेयर नहीं कर रहे। और अब मोदी जी फिर अब यूक्रेन गए। भाई यूक्रेन से तो कोई इस समय तो कोई पॉलिटिकल कोई जाने का कोई वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, कोई मीटिंग नहीं हो सकती। किस लिए गए? सिर्फ इसके बारे में बात करने गए। और ये बातचीत मैं समझता हूँ होते होते, और मोदी जी जैसे काबिल आदमी, बड़े योग्य महान व्यक्ति, इनमें बातचीत करने का इनका तौर तरीका ही बड़ा शानदार है। तो उस हिसाब से ये वार भी मैं समझता हूँ ख़त्म 2, 5, 10 दिन में, 15 दिन में ख़त्म हो जाए। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस कोट ये सुनते ही आप देखो क्रूड का क्या रेट हो गया है। ब्रेंट क्रूड का रेट $77.80 आ गए, $77.80 आ गए। और आप देख लेना तो क्योंकि डिमांड तो घटती जा रही है। ये तो क्या है कि वो लाल सागर वगैरह में रास्ते रोक दिए थे, थोड़ा लंबा रास्ता पड़ता था इसलिए थी पोजीशन, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं। डिमांड घटती जा रही है, ग्रोस रिफाइनरी मार्जिन्स गिरते चले जाएंगे, जल चले जा रहे हैं, ढीले होते जा रहे हैं, क्योंकि जो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है ना, का यूटिलिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे ही आए। और अगर आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रेट पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स के मुकाबले 25% ज़्यादा होना, तो मैं आपसे बता रहा हूँ पेट्रोल के व्हीकल लेना ही बंद कर देंगे, क्योंकि वो तो बहुत सस्ता है, प्रोपल्जन बहुत सस्ता है उसका। परिचालन जिसको कह सकते हो, शुल्क, परिचालन एक्सपेंडिचर, प्रोपल्जन एक्सपेंडिचर जिसको कह सकते हो, दैट इज़ वेरी चीप इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो मार्केट की बात यह है कि थोड़ा हम बाहर चले गए थे अपने, मतलब उससे जो एजेंडा था वो समझाना भी ज़रूरी था। खैर सारी बातें, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है फिलहाल नहीं है, बाकी ईश्वर की क्या मर्जी है ये तो किसको पता है। Nobody can be a perfect astrologer of the market। बाजार की कोई कुंडली है ही नहीं। मतलब खाली इन सब चीज़ों को देख करके कहा जा सकता है कि बाजार में भी कोई कमजोरी नहीं है। रहा सवाल कुछ इंडिविजुअल शेयरों का कि कुछ, ये तो देखिए इंडिविजुअल शेयरों की उनकी कुछ वर्किंग हो सकती है, किसी इंडिविजुअल कंपनी की कोई अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वर्किंग में कोई गड़बड़ आ जाए, एक आध क्वार्टर में आ जाए मतलब। तो और कुछ कंपनियों में कुछ ऑपरेटर्स भी कार्रवाई करेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, भाई सीधी बात ही है, वो भी इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट लेके बैठे हैं। और फिर बाजार है, आखिरकार बाजार में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे तो लोग कमाएंगे कैसे? जिन्होंने इतने बड़े बड़े ऑफिस खोल रखे हैं, इतने हाईली पेड एम्प्लॉयज बैठा रखे हैं, वो कैसे कमाएंगे? तो इन सब बातें हैं, वो ठीक है, आप सावधानी बरतिए। हर चीज़ की बिना देखा भाली स्टडी किए आप किसी भी शेयर में हाथ ना डालें। खरीद फरोख्त जो भी करें, मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि आप देखभाल के करें, बहुत समझ बूझ के करें और सावधानी। तो आज इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी हो गया। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू भाई।